हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बाबू, फिर से अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने टॉपिक को, राइट। तो कल हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन पॉइंट इमेज का प्लेन मिरर के थ्रू। अब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थ्रू प्लेन मिरर। थ्रू प्लेन मिरर राइट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब? तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कलेक्शन से जो ऑब्जेक्ट बनता है उसी को हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, राइट। और हमारा जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है बाबू वो एल शेप का है, ये एल शेप का, क्लियर। तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में देखिएगा, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक है। तो बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्लियर। अब इसका हमको क्या करना है बाबू? इमेज का फॉर्मेशन करना है इस प्लेन मिरर के थ्रू। हम देखेंगे कि इस प्लेन मिरर में कैसा इसका इमेज बनेगा, क्लियर। तो हम क्या करते हैं बाबू, ये सब पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जो इंड्स पे पॉइंट है, जो लिमिटिंग पॉइंट है, उसका इमेज बना लेते हैं। जैसे ये इंड पर है और ये इंड पर है, नहीं इस हमारे वर्टिकल लाइन के लिए दोनों इंड्स है। तो ये दोनों इंडिंग पॉइंट का अगर हम लोग इमेज बना लेंगे तो उसके बीच में तो ये सभी पॉइंट्स है, राइट। तो इन सभी पॉइंट्स को इसके इमेज के बीच अगर यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो इसका इमेज हमको फॉर्म हो जाएगा, नहीं। कैसे इस पॉइंट का इमेज हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो पिछले क्लास में हमने देखा है, क्या देखा है बाबू? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वही इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना ही इधर इमेज डिस्टेंस होगा, यानी लगभग लगभग यहाँ। फिर ये पॉइंट का यहाँ पर बनेगा, राइट। तो इसका इमेज ये इनके बीच के जो भी पॉइंट्स है सब इन्हीं दोनों के बीच के इमेज बनेगा, राइट। तो कैसे इनको हम लोग ड्रॉ करेंगे बाबू? तो आंसर है कि एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर देखिए एक इंड ये था, दूसरा इंड ये, नहीं तो इसका तो इमेज हमारे पास है, इसका इमेज, इस इंड का इमेज हमारे पास नहीं है। तो इस इंड का इमेज हमारे पास नहीं है तो बनाएंगे। जैसे देखिए ये कितना है, इतना डिस्टेंस पर है, तो इससे इतना डिस्टेंस पर ये भी यहाँ पर दिखाई देगा, ये क्लियर, नहीं। इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके बीच में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला इमेज आएगा, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं बाबू कि इसको, ये वाले पर्सन को लेफ्ट माने ये वाला राइट हो जाएगा। तो इसके इमेज में हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट में है वो राइट में आ गया, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ गया, यानी साइड चेंज हो गया है, राइट। और कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में अगर साइड चेंज होता है तो उस फेनोमेना को, उस इफेक्ट को हम लोग लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानेंगे। यानी लेटरल इन्वर्सन वो फेनोमेना है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइड चेंज हो जाता है, साइड वाइज रिवर्सिंग हो जाता है, क्लियर। यानी लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, क्लियर। और हमने क्या देखा बाबू
कि इसका जो अपर पोर्शन है, अपर पार्ट है नहीं, और जो लोअर पार्ट है, तो इसके इमेज में भी अपर वाला अपर आ रहा है और लोअर वाला लोअर है। यानी अपर वाला पार्ट अपर में आया इमेज में, ऑब्जेक्ट का लोअर पार्ट लोअर में आया नहीं, तो उसको हम बोलेंगे अपराइट, या इसी को इरेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी इमेज हमारा इरेक्ट है और लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स साइड चेंज किया है। और देखिए, और हमने क्या देखा बाबू कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज हमारा इमेज का भी आ रहा है, राइट। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यहां से कंफर्म हो रहा है। और क्या कंफर्म हो रहा है नहीं, तो हम लोग देखे थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो रियल था उसका इमेज हमारा वर्चुअल बन रहा है, तो ये सब पॉइंट तो हमारा रियल ही है, तो ये सब पॉइंट हमारा वर्चुअल होंगे नहीं। यानी ऑब्जेक्ट जब रियल हो तो प्लेन मिरर उसका इमेज हमारा वर्चुअल फॉर्म करता है, ये कि ये देख लिए हम लोग नहीं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस नहीं। तो ये सारे कैरेक्टर जो देखे हैं उसको बारी बारी से हम लोग नोट करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्लेन मिरर forms virtual image of real object, real object। और इमेज हमारा लेटरली इन्वर्टेड है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। साइज नहीं ऑफ ऑब्जेक्ट, या यहाँ पर आप हाइट भी लगा सकते हैं, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज और क्या हो गया बाबू, तो इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स अपराइट, upright। And the fifth one, object distance equal to image distance, right, image distance, clear। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसमें हम देख रहे हैं बाबू लेटरल इन्वर्टेड, ये कि यहाँ पर टर्म आया है, तो इसका क्या मतलब, तो इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन
राइट। लेटरल इन्वर्सन का क्या मतलब, नहीं कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज साइड वाइज रिवर्स हो तो वैसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लेटरल इन्वर्सन। यानी द फेनोमेना in which side reversing in which side is reversing of an object and its image is called lateral inversion. Lateral inversion. मीन्स लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास प्लेन मिरर है बाबू, नहीं, और यहाँ पर हम अपने नाम संदीप लिख रहे हैं, एस ए एन डी डबल ई पी, संदीप, राइट। तो इसका इमेज कैसे होगा बाबू, तो जितना डिस्टेंस इमेज का होगा उतना ही डिस्टेंस सब्जेक्ट का होगा, और मिरर से पी सबसे नियर है, राइट। तो इमेज भी पी का सबसे नियर बनेगा, और लेफ्ट वाला राइट में बनेगा और राइट वाला लेफ्ट में बनेगा, यानी पी कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर ई वाला लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, इस तरीके से। इस ई का भी इस तरीके से, राइट। डी का क्या हो जाएगा बाबू, तो डी लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। एन क्या हो जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, राइट, इस तरीके से। ए तो लिटरली इन्वर्ट भी कीजिएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब एस काम को बनाना है, तो एस का बनाएंगे तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट कर दीजिए, इस तरीके से बनेगा। क्लियर। तो ये हुआ हमारे नाम का, नहीं, लेटरल इन्वर्सन जो बना रहा है उसके कारण इमेज का फॉर्मेशन, नहीं। तो ये संदीप सर का हो गया। उसी तरीका से जो हमारा चैनल है रैंकर्स रिसर्च, उसका भी हम लोग कर सकते हैं। चलो उसका ही बना देते हैं। रैंकर्स रैंकर्स रिसर्च, राइट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे बाबू, मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सबसे पहले आएगा क्योंकि ये इसके क्लोज है, और इसका साइड रिवर्सल भी ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद सी आएगा इस तरीके से, फिर आर आएगा इस तरीके से, फिर ए आएगा इस तरीके से, फिर ई आएगा, फिर एस आएगा, नहीं। तो एस का देखिए अभी अभी हमने बनाया है, तो इसी तरीके से फिर से बनेगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, फिर ई और फिर आर, इस तरीके से, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो रिसर्च ऐसा दिखेगा। अब रैंकर्स को बनाना है, तो रैंकर्स को इमेज फॉर्मेशन के लिए उधर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो ये कैसा दिखेगा उसको हम यहाँ पर नीचे दिखा रहे हैं, राइट। तो ये है, तो ये हमारा इसका जस्ट अपोजिट, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, इस तरीके से ये
आर भी साइड रिवर्सल होगा, ई भी साइड रिवर्सल, के भी साइड रिवर्सल, एन भी साइड रिवर्सल, ए भी साइड रिवर्सल, और फिर से यार फिर से हमारा क्या हो जाएगा बाबू, साइड रिवर्सल हो जाएगा। तो ऐसा दिखेगा रैंकर्स रिसर्च। क्लियर? तो इस पर तमाम तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। नहीं तो अभी जितने भी हम लोग इमेज का फॉर्मेशन किए बाबू, वो केवल और केवल एक प्लेन मिरर के केस में। लेकिन मान लीजिए दो मिरर हो हमारे पास प्लेन मिरर, और उन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे हो, कैसे पहचान हो, राइट? अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस between two plane mirrors राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर ये है, और दूसरा मिरर यहाँ पर है। ये हमारा मिरर M1 है बाबू, और ये हमारे पास मिरर M2 है, राइट। तो दोनों मिरर के बीच ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख सकता है, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग प्लेस पर, ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस आते हैं, ठीक है। और कौन सा प्लेस ज़्यादा इफेक्टिव करता है उसको हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। तो इसमें दो प्लेस होता है। एक ऐसा प्लेस जो दोनों मिरर के बीच जो भी एंगल बने, मान लीजिए दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, राइट। तो इस थीटा को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा हो, यानी एंगल बाइसेक्टर हो। नहीं, यानी टोटल एंगल अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 ये भी होना चाहिए, और थीटा बाई 2 ये भी होना चाहिए। तो इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। और इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, राइट। और इसके अलावा कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रहे, जैसे यहाँ पर या इधर कहीं पर भी रहे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग एसिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इस समय ऑब्जेक्ट को हम लोग एसिमेट्रिक बोलेंगे। एसिमेट्रिक, राइट। तो ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, नहीं, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने का स्पेशल मेथड है, फॉर्मूला है जो हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं बाबू, नहीं, ठीक है। और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का कैसे पहचान हो, तो आंसर है कि सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, इमेजिनरी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिएगा। एंगल बाइसेक्टर, राइट। एंगल बाइसेक्टर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर लाई कर रहा है तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा, नहीं लाई करेगा ऊपर नीचे इसके अलावा कहीं पर भी लाई करे तो उसको हम लोग एसिमेट्रिकल बोलेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए दो मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा, उससे 360 को डिवाइड करते हैं, राइट, ठीक है। क्या करते हैं बाबू, 360 को
जो दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है उसे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, उसको हमने मान लिया n। अब ये n 3 कैटेगरी का हो सकता है। हो सकता है ये n हमारा इवन हो सकता है ये n हमारा ऑड हो, और ये भी हो सकता है ये n हमारा फ्रैक्शन हो, राइट। तो तीनों केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए, राइट। उसको हम लोग बारी बारी से कंसीडर करेंगे। जैसे केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 नहीं, इफ n इज इवन, अगर n क्या हो बाबू, इवन हो, तो अगर n इवन आ गया तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, चाहे वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो चाहे एसिमेट्रिक प्लेस पे हो, राइट, कहीं पर भी हो, नंबर ऑफ इमेजेज होगा, नंबर ऑफ इमेजेज वो इक्वल होता है बाबू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। कब कब बाबू, तो बोथ, फॉर बोथ सिमेट्रिक as well as asymmetric, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, राइट। दोनों तरीका के, दोनों कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के लिए हमारे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला है, राइट। केस नंबर सेकेंड, इफ n इज ऑड, n क्या हो बाबू, ऑड हो, तो जब n ऑड होता है तो हम देखते हैं कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ इमेज अलग होता है और एसिमेट्रिक के लिए अलग हो जाता है, राइट। तो दोनों को हम लोग निकालेंगे यहाँ, नंबर ऑफ इमेजेज इक्वल्स 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। ये कब, जब हमारा पास ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो, फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ इमेजेज इक्वल्स 360 डिग्री बाई थीटा, ये किसके लिए बाबू, तो एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए, यानी फॉर एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। केस नंबर थर्ड, इफ n इज फ्रैक्शन, n क्या हो बाबू, फ्रैक्शन, तो जब फ्रैक्शन रहेगा तो उस समय नंबर ऑफ इमेजेज जो हो जाते हैं इक्वल्स क्लोजेस्ट इंटीग्रल
या इंटीजर, क्लोजेस्ट इंटीजर हो जाएंगे। ये किसके लिए? तो ये बोथ केसेस के लिए, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, कुछ भी हो। फॉर बोथ सिमेट्रिकल यानी सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, राइट, दोनों केस के लिए। अब चलिए इस पर कुछ नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास ये दो मिरर है बाबू, और दोनों मिरर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, नहीं, और ऑब्जेक्ट हमारा एक बार इस बाइसेक्टर पर है और एक बार ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर से नीचे मिरर के ऊपर है। क्लियर? ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वो एम और ये ऑब्जेक्ट हमारा एन है, राइट। तो दोनों का नंबर ऑफ इमेजेज हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इमेजेज के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, तो 360 डिग्री को थीटा से, थीटा का वैल्यू देखिए 90 डिग्री दिया है, दोनों के बीच का एंगल डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आता है उसको एन मानते हैं। तो इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, यानी 4 ही हमारा एन है, नहीं। तो जो आ रहा है अब ये हमारे पास इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो इवन के केस में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे, सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, नंबर ऑफ इमेजेज, नंबर ऑफ इमेजेज, नहीं, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 का वैल्यू यानी 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। यानी इस समय ये हमारा इवन आया है, इसीलिए नंबर ऑफ इमेजेस 3 होंगे, चाहे वो एम का इमेज हो या एन का इमेज हो। लोकेशन से कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, नहीं, लोकेशन का इफेक्ट इस पर नहीं आने वाला है। तो नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एम भी 3 होगा और नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन भी 3 होगा। नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एम इक्वल्स 3, सिमिलरली, डबल एल वाई मीन्स सिमिलरली होता है, सिमिलरली नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन इक्वल्स 3, राइट। क्यों? क्योंकि ये इवेंट था, और रहता तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये दो मिरर है, दो मिरर है, राइट, और दोनों के बीच का जो एंगल है मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 72 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट एक बार इसी एंगल बाइसेक्टर पर है और एन ऑब्जेक्ट हमारा एक बार एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है दोनों का। तो यहाँ क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले 360 को 72 डिग्री से डिवाइड करेंगे, नहीं, तो 18 से इसको काटिएगा तो 18 4 जा 72 होता है, 18 2 जा 36 पर 0, तो इसे इसको काटिएगा तो ये 5 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 5। 5 हमारा ऑड है, और ऑड रहता है तो सिमेट्रिक के लिए अलग और एसिमेट्रिक के लिए अलग नंबर ऑफ इमेजेस रहता है, नहीं। तो ए सिमेट्रिक के लिए जैसे एम हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसके लिए अलग हो जाएगा, ए सिमेट्रिक हमारा एन है,
नहीं, तो ये सिमेट्रिक के लिए जस्ट यही 5 हो जाएगा, और सिमेट्रिक के लिए 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस नहीं ऑफ एम, ये कितना हो गया बाबू, ये हमारा ए सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, तो आंसर है सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए 5 - 1 यानी 4 हो गया। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन, ये कितना हो गया जी, नहीं, तो ये हमारा ये सिमेट्रिक है, तो 5 के बराबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी हमारे पास 2 मिरर है कुछ इस तरीके से, और दोनों मिरर के बीच में कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो या यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, ये एम है और ये क्या है बाबू, एन है, राइट। और कोई कह रहा है कि 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू, ये जो थीटा है दोनों मिरर के बीच का एंगल, इसका वैल्यू मान लीजिए 4.2 आया, ठीक है, राइट। और कोई दूसरा पर्सन है, वो 360 डिग्री बाई थीटा के लिए वैल्यू आ गया इसका 4.8, तो दोनों केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस एनालाइज करने के लिए क्या क्या करेंगे बाबू, तो हमारे पास मान लीजिए हमारा करेक्ट आंसर है, और ये कोई है जो गलत डिवाइड किया है और 4.8 लाया है, ठीक है, तो ये रॉन्ग आंसर है, बाय मिस्टेक से हुआ, गलत डिवीजन से हुआ है, ये सही आंसर है। तो सही आंसर के केस में कितना नंबर ऑफ इमेज मिलेंगे, और गलत आंसर के केस में कितना नंबर ऑफ इमेज मिलेंगे, तो आंसर नंबर ऑफ इमेजेज हमारा ओरिएंटेशन पे, ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी ऑब्जेक्ट एम हो या एन हो, सबके लिए नंबर ऑफ इमेजेज सेम ही होंगे, नहीं, वो डिपेंड करेगा हमारा इस इंटीजर पे, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट पे, सॉरी। तो इस केस में हम देख रहे हैं 4.2 के नियरेस्ट इंटीजर कौन है, तो इसे पहले वाला जाइएगा तो 4 मिलेगा, इसे बाद वाला इंटीजर खोजिएगा तो 5 मिलेगा। अब ये 4 के पास में है या 5 के पास में है, तो आंसर है 4.2 4 के क्लोजेस्ट है, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस इसके केस में हमारा 4 होंगे, राइट, ठीक है। यानी ये जो भी व्यक्ति कैलकुलेट किया है सही सही एकदम राइट आंसर, उसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस 4 हो जाएंगे। इस केस में क्या होंगे, तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन है, लेकिन इसके अनुसार क्या होना चाहिए, नहीं, तो इसके अनुसार कैलकुलेट करेगा तो कितना कहेगा, तो आंसर है इसे पहले वाला एक इंटीजर खोजिए और इसे एक बाद वाला इंटीजर खोजिए। अब ये जो नंबर है इसके क्लोजेस्ट में है या इसके क्लोजेस्ट में है, तो आंसर है ये इसके समीप है, क्लोज में है, तो इसलिए इस केस में नंबर ऑफ इमेजेज 5 हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रहे, नहीं, यानी इसके लिए एम का इमेज 4 हो जाएगा और एन भी 4 हो जाएगा, और इसके लिए एम का भी इमेज 5 हो जाएगा, एन का भी इमेज 5 हो जाएगा, राइट। तो कहीं पर भी अगर डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो देखेंगे कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू किस इंटीजर के क्लोज में है, वही हमारा आंसर होगा जिसके क्लोज में होगा, क्लियर। चलिए, तो अप्रॉक्स यहाँ प्लेन मिरर से जितने भी रिलेटेड थ्योरी थे और क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया बाबू, क्लियर। और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नहीं, ताकि कुछ और
क्वेश्चन करने का आइडिया हमारे पास हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 2 मिरर है इस तरीका से, राइट, और दोनों मिरर के बीच का एंगल मान लीजिए हमारे पास 60 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री, राइट। और कोई एक इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्मल से इंसिडेंट कर रहा है, राइट, और फिर इस तरीका से या इस पर स्ट्राइक किया और इस तरीका से अपना रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस सरफेस से भी, ठीक है। नहीं तो कहने का मतलब है कि हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करें हम लोग? नहीं तो देखिए एक ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल है मीन्स से सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी मिरर पर परपेंडिकुलर होगा, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। नहीं और देखिए ये 30 है इंसिडेंट एंगल, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा बाबू? 30 हो जाएगा। नहीं अच्छा ये नॉर्मल है तो इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा बाबू? तो ये 60 डिग्री बचेगा, राइट। अब देखिए ये वाला यहाँ से ये वाला जो हमारे पास शेप बन रहा है ये ट्रायंगल है, ये वाला शेप, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से इस 60 को घटाइएगा तो 120, और 120 में से इस 60 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, यानी ये जो थर्ड एंगल है ये 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये नॉर्मल है इस प्लेन के लिए, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें ये 60 दिया है, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। नहीं तो ये रे इसके लिए इंसिडेंट रे है, आए नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल है 30 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारा 30 होना चाहिए, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये जो एंगल थीटा है ये भी हमारा 30 होना चाहिए। क्लियर, राइट। चलिए और देखिए चलिए एक इंसिडेंट रे इधर से आया बाबू और रिफ्लेक्टर के इधर गया टकराया कोई इधर से इंसिडेंट रे है और ये इस तरीका से टकरा रहा है इस पर, राइट, और फिर से इसी पाथ पर रिटर्न बैक हो जा रहा है। क्लियर, तो ये वाला एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, दोनों मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाया होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन, देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इंसिडेंट रे इसके लिए क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, नहीं, और यही रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के लिए इंसिडेंट हो जाएगा, इसी पाथ पर आ रहा है तो ये इसी पाथ पर रिफ्लेक्टेड भी आएगा। अब देखिए अगर एक ही पाथ पर इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्टेड रे हो, नहीं, इसका मतलब वो
जिस मिरर से रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ होगा, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए स्ट्राइक किया हुआ होगा, इंसिडेंट हुआ होगा। क्लियर? तो इसीलिए ये एंगल कितना हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 या ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? तो आंसर है कि ये वाले हमारे पास जो ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कीजिएगा तो 180 आएगा, और 180 में से ये 90 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 90 आएगा, और 90 में से 30 और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 60 आएगा, राइट। यानी ये एंगल हमारे पास 60 हो गया। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए बाबू? तो आंसर है कि ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, नहीं तो नॉर्मल इस सरफेस पर ये 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री में से ये 60 डिग्री आ गया तो बचा ये 30 डिग्री, राइट। यानी रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल भी 30 होना चाहिए, यानी थीटा फिर से हमारे पास क्या आ गया बाबू, 30 डिग्री आ गया। क्लियर? तो इस तरीका से अलग अलग क्वेश्चन का एनालाइज करके हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, आया बस समझ में। तो कल से अब नया हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, और इसमें डिस्कस करेंगे तो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बाबू, इसीलिए इसको यहीं हम स्टॉप करते रहें। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। फ्रेंड्स लोग में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।